हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आपको करवाऊँगी कोस्ट चैप्टर स्टार्टिंग से, बिल्कुल बिगनिंग से रिवीजन करवाऊँगी, आपको समझाऊँगी। बिकॉज कोस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारा, और ये ना कि सिर्फ आपके इकोनॉमिक्स का बेस होता है, बल्कि आपके आगे भी इकोनॉमिक्स की टर्म्स होती हैं इससे रिलेटेड, जो आपको करनी और पता होनी ज़रूरी होती है। बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगी, फिर आगे लेके जाऊंगी। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर कोस्ट होती क्या है ना। कोस्ट होती क्या और कोस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो सपोज करो आपको कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करना है। सपोज करो आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, एक पेन बनाना है ना। तो पेन बनाने के लिए आपको क्या क्या रॉ मटेरियल्स लाने पड़ेंगे। आपको प्लास्टिक की बॉडी लानी पड़ेगी, इंक लाना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ आपको और क्या लाना पड़ेगा, आपको वो कैप लाना पड़ेगा, और भी इक्विपमेंट्स बनाने वाली चीज़ें लानी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें लाने के बाद आपके पास मैन पावर होनी चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए, और इनके बाद आप इन सब चीज़ों को जब एक सीक्वेंस में अरेंज करोगे तो उसके बाद आपको एक उनका रिलेशन बनाना होगा, फिर जाके आपका एक पेन प्रोड्यूस होके आएगा। अब सपोज करो आपने उसे सेल कर दिया अपने पेन को 5 रुपये का। तो 5 रुपये का सेल करने के लिए अब आप देखो, हर बंदा प्रॉफिट के लिए काम करता है। अब आपको कुछ तो अपना प्रॉफिट भी चाहिए। सपोज करो आपने 2 रुपये अपना प्रॉफिट रख लिया। ध्यान से समझना, 5 का पेन आपने बेचा, 2 रुपये आपने अपना प्रॉफिट रख लिया, तो 5 माइनस 2 कितने बचे, 3। 3 रुपये उसकी क्या हुई, जो कोस्ट, जो चीज़ आपके ने अमाउंट खर्चा था उसके रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए, वो क्या हुई आपकी, वो हुई कोस्ट। और इसे ही हम कोस्ट कहते हैं। कोस्ट होता है हमारा वो, पहले अगर हिंदी में हम बात करें तो कोस्ट की हिंदी होती है लागत। मतलब वो अमाउंट, वो पैसा जो हम अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगाते हैं, गुड्स हम स्पेंड करते हैं अपने गुड्स को जनरेट करने में, या जिनकी वजह से, जिनकी मदद से हमारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उसे कहते हैं हम कोस्ट। और कोस्ट बहुत ही एक इंटीग्रल मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके उसका। कोस्ट एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्शन का। अगर आपका कोस्ट ही नहीं होएगा, अगर आपकी कोस्ट ही नहीं होगी तो आपकी कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगी। बिकॉज कोस्ट एंड प्रोडक्शन आर वेरी मच कोरिलेटेड विथ ईच अदर। क्योंकि अगर आपकी कोस्ट नहीं होगी तो आप रॉ मटेरियल नहीं ला पाओगे, रॉ मटेरियल नहीं ला पाओगे तो आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो कह सकते हैं हम कि कोस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती हमारे प्रोडक्शन में, हमारे चीज़ों को प्रोड्यूस करने में। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछे कि कोस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बताओगे एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरियस इनपुट्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कोस्ट कह लो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लो, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर हम कोस्ट को कंसीडर करें तो कोस्ट हमारा वो पैसा होता है, ध्यान से सुनना, कोस्ट हमारा वो पैसा होता है या वो हमारा अमाउंट होता है जो हम स्पेंड करते हैं अपने इनपुट्स पे, जिससे हमारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सके। अब बात आती है कि कोस्ट में हमारे ऑफ कोर्स टाइप्स तो होते ही होंगे कोस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि अगर हम एक एक्सटर्नल से बात करें बच्चों, तो कोस्ट क्या हमारे रॉ मटेरियल्स की ही कोस्ट होती है? नहीं, आपने लेबर्स को सैलरी दी, लेकिन किस लिए दी, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी हमारी कोस्ट है। इसके अलावा आपने अपना अमाउंट स्पेंड किया, सपोज करो किराए का, आपको कहीं आने जाने का किराया, वो भी हमारी कोस्ट है, बिल्कुल हमारी कोस्ट है। तो कोस्ट के काइंड्स अलग हो जाते हैं, बट मकसद कोस्ट लगाने का यही होता है कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके, हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सके, जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ सके और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स?
तो ये तो हो गई कोस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे इजी डेफिनेशन है, नोटबुक में नोट डाउन करना, जो मैंने एक्स्ट्रा बताया वो भी लिखना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड मतलब लगाया गया ऑन वेरियस इनपुट्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अब कॉस्ट फंक्शन देख लेते हैं। मेरी बात को गांठ बांध लेना स्टूडेंट्स, यू आर एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। बात को याद रखना, हमेशा 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 याद रखना कि जब भी आपका फंक्शन वर्ड यूज़ हो जाए, चाहे आपका कॉस्ट फंक्शन हो, चाहे आपका प्रोडक्शन फंक्शन हो, चाहे आपका डिमांड फंक्शन हो, चाहे आपका सप्लाई फंक्शन हो, अगर आपके किसी भी टर्म के आगे फंक्शन वर्ड यूज़ हो जाए तो उसका इकोनॉमिक्स की टर्म्स में मतलब होता है रिलेशन। क्या बोला मैंने? अगर आपका कोई भी फंक्शन वर्ड यूज़ हो जाए आपके या तो कॉस्ट के साथ या आपके डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन किसी के भी साथ, तो फंक्शन का इकोनॉमिक्स में मतलब रिलेशन होता है। तो और किस ऑफ कोर्स रिलेशन दो या दो से ज़्यादा ही चीज़ों में होगा। अगर आप कहो कि किसी कॉस्ट का कॉस्ट में रिलेशन होता है, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। रिलेशन जनरेट करने के लिए मिनिमम दो चीज़ें या दो वेरिएबल होनी चाहिए। जैसे हमारा कॉस्ट फंक्शन अगर हम कहें तो कॉस्ट फंक्शन हमारे किन किन दो चीज़ों का रिलेशन होता है इसमें, कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट फंक्शन डिटरमाइंस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट फंक्शन में हमारा कॉस्ट और आउटपुट के बीच में अच्छे से ये रिलेशनशिप को शो करता है। और आपका जैसे प्रोडक्शन फंक्शन होता है, तो प्रोडक्शन फंक्शन में मैं आपको बता देती हूँ, वैसे वो चैप्टर 5 का था। प्रोडक्शन फंक्शन हमारा फंक्शन होता है, हमारा रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ऐसे कॉस्ट फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आई होप सो आपको समझ भी आ गया होगा। ये दोनों डेफिनेशन लिख लेना प्लस जितना मैंने एक्स्ट्रा बताया। अब ये जो कॉस्ट फंक्शन है, ये तो उसकी डेफिनेशन थी। मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन होती है इसकी कॉस्ट फंक्शन की, C इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट क्यू। C इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट क्यू, जहाँ पे वेयर F होता है हमारी फंक्शनल रिलेशनशिप, C होता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और Q होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। दोबारा देखो, कॉस्ट फंक्शन आपसे कोई पूछे तो पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप कहोगे कि न्यूमेरिकली नहीं, इक्वेशन में कैसे एक्सप्रेस्ड होते हैं। C इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट क्यू। एफ ब्रैकेट मतलब जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। C इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई क्यू, जहाँ पे F हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, C हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है और Q हमारा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है। आई होपफुली सो आपको ये समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट एग्जिस्ट इन योर माइंड देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अब हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंसीडर करते हैं, जो कि है हमारा मनी कॉस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉस्ट के कई सारे विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। अब मनी कॉस्ट क्या होता है? वो पैसा जो आप स्पेंड करते हो एक कंपनी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। मनी कॉस्ट क्या होता है? वो पैसा जो आप स्पेंड करते हो एक कंपनी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। सिंपल सीधे सरल शब्दों में बात करें तो मनी कॉस्ट हमारी कॉस्ट ही होती है। सिंपल कॉस्ट को ही मनी कॉस्ट कह देते हैं। उसमें भी हमारे डिफरेंट हेड्स के अंदर कॉस्ट को लगाया जाता है या मनी स्पेंड होता है। इसमें भी हमारा डिफरेंट एक्सपेंसेस के अंदर हमारे मनी स्पेंड होता है, जिससे हमारी गुड्स एंड सर्विसेज आगे बढ़ सके। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो होएगी मनी एक्सपेंसेस incurred by a firm for producing a commodity or service. Money expenses incurred by a firm for producing
a commodity or a service is called as money cost। समझ गए? ये तो लिखना ही लिखना, प्लस आपके लिए एज अ होमवर्क है 10 एग्जाम्पल मनी कोस्ट के आप लिखना, जिस वो हेडिंग लिखना जहाँ पे आपका मनी स्पेंड होता है, मतलब वो ऐसी आप हेडिंग लिखना अपने होमवर्क में कि जहाँ पे आपका मनी, जिन हेड्स के अंदर आपका मनी स्पेंड होता है उसे आप लिखना। ओके, अब हम मेजर अपने टॉपिक्स पे आते हैं, जो कि है हमारा एक्सप्लिक्ट कोस्ट और इम्प्लिक्ट कोस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोस्ट के काइंड्स होते हैं, कोस्ट के टाइप्स होते हैं। हम इनके बारे में देखते हैं कि एक्सप्लिक्ट कोस्ट और इम्प्लिक्ट कोस्ट आखिर होता क्या है। अगर हम एक्सप्लिक्ट कोस्ट की बात करें तो एक्चुअल पेमेंट मेड ऑन hired factors for production, for example wages paid to hired laborers, hired। पहले मैं आपको अगर सिंपल शब्दों में बात करूं तो एक्सप्लिक्ट मतलब होता है हमारा एक्सटर्नल, और इम्प्लिक्ट कोस्ट भी होता है हमारा, वो उसका मतलब होता है हमारा इंटरनल। एक्सप्लिक्ट देखो, एक कंपनी होती है ना, एक कंपनी की बाउंड्रीज होती है, बाउंड्रीज मतलब प्रीमाइसेस, जहाँ पे कहते हैं, जैसे जहाँ पे कंपनी होती है, सिंपल शब्दों में कह लो एक जगह होती है, जैसे आप लोगों का अपना घर होता है तो आपके घर के प्रीमाइसेस हो गए, तो वो आपके ऑफिस के प्रीमाइसेस हो गए, आपकी कंपनी के प्रीमाइसेस हो गए। अगर कोई खर्चा आपकी कंपनी के अंदर हो रहा है, अगर कोई खर्चा आपकी कंपनी के अंदर हो रहा है तो हम उसे कहते हैं इम्प्लिक्ट कोस्ट, लेकिन ये तो एक्सप्लिक्ट कोस्ट है। तो एक्सप्लिक्ट कोस्ट हमारी वो कोस्ट होती है, हमारा वो खर्चा होता है जो हमारा कंपनी से बाहर होता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर। अगर आपका कोई भी खर्चा बाहर से, मतलब जो आपके वो लोग उन पे आपका खर्चा हुआ जो आपके कंपनी के पार्ट नहीं होते, या वो लोग जिन पे आपका खर्चा हुआ जो आपके कभी कभी आते हैं, दे आर देयर फॉर वेरी लेस ड्यूरेशन इन योर कंपनी, तो उस केसेस में या उन लोगों को हम कह सकते हैं कि वो हमारा एक्सप्लिक्ट कोस्ट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के क्लियर करती हूँ, जैसे आपने हायर्ड लेबर्स यानी भाड़े के मजदूर लिए, आपके पास सपोज करो 1 महीना बहुत अच्छा काम आ गया, आपने 1 महीना 50 वर्कर्स को हायर कर लिया कि मैं तुम्हें डेली वेजेस पे, मैं तुम्हें दिहाड़ी मजदूर हो गया था ना, हर रोज़ सैलरी दूंगा, तो तब तुम आ जाओ मेरे पास, है ना। तो वो आपकी एक्सप्लिक्ट कोस्ट हुई। एक्सप्लिक्ट मतलब हमेशा तो आपके वो फिक्स तो एम्प्लॉयज़ नहीं हुए ना, फिक्स तो आपके वर्कर्स नहीं हुए ना, तो जिन लोगों को आपने कभी कभी हायर किया वो हमारे एक्सप्लिक्ट कोस्ट में आ जाएगी। दूसरा मैं बताती हूँ, रेंट पेड ऑन फॉर हायर्ड एकोमोडेशन। हायर्ड एकोमोडेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एकोमोडेशन? एकोमोडेशन का मतलब होता है हमारे गुड्स। तो खर्चा, वो खर्चा जो आपने हायर्ड गुड्स पे किया, हायर्ड गुड्स मतलब रेंटेड चीज़ें, भाड़े की चीज़ें। सपोज करो आपका केटरिंग का फंक्शन है, आपका वर्क है, केटरिंग मतलब जो आप शादी पार्टी वगैरह की आप खर्चा करते हो, अगर आपका केटरिंग का काम है तो सपोज करो अगर आपने अपना खर्चा किया तो उस केस में क्या होगा, एक्सप्लिक्ट कोस्ट के अंदर आपकी वो एक्सप्लिक्ट कोस्ट इसलिए होती है क्योंकि इसमें आपने सपोज करो आपने कढ़ाइयाँ ली या पतीले लिए और ऐसी चीज़ें ली जो आपको परमानेंटली तो नहीं चाहिए लेकिन अपने शादी के फंक्शन के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ, तो वो हमारी एक्सप्लिक्ट कोस्ट होती है। क्योंकि वो जो बर्तन होते हैं वो हमारे फिक्स तो नहीं होते ना, सिर्फ जब हमारे यहाँ शादी कंप्लीट हो जाएगी तो हम उन्हें वापस कर देंगे, ये एक्सप्लिक्ट कोस्ट हुई। तो कहने का सिंपल सा मतलब यही है, एक्सप्लिक्ट कोस्ट हमारी वो कोस्ट होती है जो हमारी परमानेंट तो नहीं होती, और ये हमारी कंपनी के बाहर की कोस्ट होती है, आउटसाइड द कंपनी कोस्ट होती है। गॉट माई पॉइंट? लेट अस गो टू द टॉपिक नेक्स्ट। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्प्लिक्ट कोस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्सप्लिक्ट कोस्ट होती है, ऐसी इम्प्लिक्ट कोस्ट। तो इम्प्लिक्ट कोस्ट क्या होती है? इम्प्लिक्ट कोस्ट होती है हमारी अंदर की कोस्ट। इम्प्लिक्ट मतलब इनसाइड, हमारी अंदर की कोस्ट। मतलब जैसे इसका एग्जांपल होता है कोस्ट इनकर्ड ऑन द सेल्फ ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सेल्फ ओन मतलब जो हमारा है उन पे खर्चा होना।
एक्सप्लिक्ट में बाहर वालों पे खर्चा होना है, इम्प्लिक्ट में जो हमारा है उसी चीज़ पे खर्चा होना। अब जो हमारे है का क्या मतलब हुआ, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, तो आपने उनको सैलरी दी, आपकी ही है, आप ही सैलरी दोगे, कोई और थर्ड पर्सन थोड़ा ना देगा, तो आपने उन्हें सैलरी दी, वो हो जाएगा हमारा, आ जाएगा इम्प्लिक्ट कॉस्ट में। जैसे इंटरेस्ट ऑन ओनर्स कैपिटल, ओनर की कैपिटल, अगर मैं अपनी कंपनी के मालिक हूँ, हमारी कैपिटल पे इंटरेस्ट, वो इम्प्लिक्ट कॉस्ट होगी। रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, अपनी ही बिल्डिंग का किराया देना, वो हमारी इम्प्लिक्ट कॉस्ट हो जाएगी। एक्सप्लिक्ट कॉस्ट में मैंने आपको पहले, जैसे अभी जस्ट इसी वीडियो में पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एक्सप्लिक्ट कॉस्ट में बाहर की चीज़ें होती हैं जिन पे खर्चा होता है, हमारी चीज़ें नहीं होती, जैसे कि हमारी हायर्ड गुड्स, हायर्ड एकोमोडेशंस वगैरह होते हैं, लेकिन इसमें अपनी ही चीज़ों पे खर्चा होता है। ये डिफरेंस है एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट में। या सैलरी ऑफ अ सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, वही जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनकी सैलरी अगर आपने पे ऑफ की तो वो भी हमारी इम्प्लिक्ट कॉस्ट होगी। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी आपके दिमाग में डाउट होना तो नहीं चाहिए एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट के बारे में। एक्सप्लिक्ट बाहर की जो चीज़ हमारी नहीं है उन पे खर्चा, इम्प्लिक्ट हमारी जो चीज़ हमारी है उन पे खर्चा। देन ऑल्सो अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉस्ट पे। अब कॉस्ट से तो पहले सारी टाइप्स ऑफ कॉस्ट तो पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट कॉस्ट है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले भी आपने पढ़ रखा होगा, चैप्टर 1 में एमओसी होती है, चैप्टर 2 में सॉरी एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने पढ़ रखा होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैं फिर भी आपको रिवाइंड करवा देती हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बेसिकली हमारी सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट। सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है, सपोज करो, ठीक है, आपकी लाइफ में आपके 2 एम तो होगी, कोई भी ऐसा पर्सन तो होता नहीं है जिसकी लाइफ में एक ही एम हो। अगर मैं कहूँ कि मुझे या तो टीचिंग लाइन में जाना है, या तो मुझे प्रोफेसर बनना है, या मुझे बैंकर बनना है ना, या तो मुझे प्रोफेसर बनना है या मुझे बैंकर बनना है, लेकिन एक ही समय पे मैं एक ही पर्सन हूँ, दोनों काम तो इकट्ठे कर नहीं सकती, तो मुझे किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा ना, ताकि मैं दूसरे को अडॉप्ट कर सकूं। तो जिस प्रोफेशन को मैं छोड़ूंगी, ध्यान से सुनना, जिस प्रोफेशन को मैं छोड़ूंगी और जिसके लिए छोड़ूंगी, सपोज करो मैंने बैंकिंग छोड़ दी बिकॉज आई एम अ टीचर एंड आई लव टू बी अ टीचर, तो मैंने अपना प्रोफेशन बैंकिंग का छोड़ दिया और टीचिंग के लिए छोड़ दिया, तो मेरी टीचिंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बैंकिंग हो जाएगी। मतलब क्या गया मेरे पास से, मेरे पास से बैंकिंग गई, तो मेरी बैंकिंग हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट होती है या फॉरगॉन कॉस्ट होती है, वो चीज़ जो मेरे पास अब नहीं है वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। जैसे अगर मैंने बैंकिंग के प्रोफेशन को छोड़ दिया तो मेरी बैंकिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, और किसके लिए छोड़ा, टीचिंग के लिए, तो मेरी टीचिंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बैंकिंग हो जाएगी। समझ गए, इसमें सीधा सा फंडा वही है, वो कॉस्ट जो आपकी चली जाती है, वो कॉस्ट जो आपकी फॉरगेट हो जाती है, वो कॉस्ट जो हमारे पास अब नहीं होती। समझ गए बच्चों, तो लिख लेना कॉपी में, एग्जाम्पल इसमें नहीं गिवन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो भी आप अपनी कॉपी में लिखोगे एग्जाम्पल को। अब आती है हमारी मेन कॉस्ट। अब जो मैं आपको कॉस्ट बताऊंगी ना, उन्हें आप ध्यान से समझना। रीज़न उसका सिंपल सा ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये कॉस्ट ना इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल होता है, तो इन्हें आपको करना बहुत ज़रूरी है, आप इन्हें ध्यान से समझना। पहली होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, है ना, तो आपको जैसे हमने अकाउंटेंसी क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, आपके फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, जिसे हम नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ कहते थे, तो वो होते हैं ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, वही चीज़ नहीं कह रही मैं, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती है, करंट और नॉन करंट एसेट्स और करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के बेसिस पे। तो ध्यान से देखना बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट
विच आर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वो खर्चा होता है हमारा, कॉस्ट है तो खर्चा तो होगा ही होगा। ये वो खर्चा होता है जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अचीव करने में लगता है। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ, ये हमारा वो खर्चा होता है जो हमारे उन चीज़ों पे लगता है जो फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड होते हैं। सपोज करो आपने एक बिल्डिंग खरीद ली, तो बिल्डिंग आपकी इसकी वैल्यू तो आपके सदा ही चलती रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन बाद हमने बिल्डिंग बदलनी है, हर रोज़ बिल्डिंग बदलनी है, हर वीक बिल्डिंग बदलनी है, नो ना। तो ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्यों होगी, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट इसलिए होगी क्योंकि हमने एक बार जो बिल्डिंग पे एक्सपेंडिचर कर दिया वो सदा या काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा वो खर्चा होता है जो हम एक बार कर लेते हैं लेकिन वो चलता बहुत समय तक है। दूसरा, फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। ऐसा थोड़ा ना होता है कि सपोज करो एक कंपनी तो है जो एक अपनी बिल्डिंग में एक साथ 1000 गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। एक कंपनी सेम साइज की कंपनी है, मीडियम स्केल मान लो, वो एक दिन में 1000 गुड्स को प्रोड्यूस करे और दूसरी कंपनी 500 गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है। तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि जो 500 गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी बिल्डिंग की, बिल्कुल नहीं। और जो 1000 कर रही है उसकी बिल्डिंग की, मैं प्रॉफिट नहीं कह रही, प्रॉफिट तो होगा, उसकी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, नहीं। तो फिक्स्ड कॉस्ट को कोई मतलब नहीं होता लेवल ऑफ आउटपुट से। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा हमारी सेम रहती है। डेफिनेशन को याद रखना क्योंकि आगे मैं आपको न्यूमेरिकल करवाओगे, आप देखोगे इसे फिक्स्ड कॉस्ट को हम TFC या AFC भी कहते हैं। FC हमेशा हमारे थ्रू आउट द प्रोडक्शन सेम होती है और FC हमारे आउटपुट के साथ भी नहीं चेंज होती। गॉट माय पॉइंट। अगला, दीज कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड whatever may be the scale of output। मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि वही फिक्स्ड कॉस्ट से चल रहा है स्टूडेंट्स। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा हमारी सेम रहती है, चाहे हमारा आउटपुट कोई भी हो या कुछ भी हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे आउटपुट से। ये हमेशा सेम रहती है, ये हमेशा फिक्स्ड रहती है, ठीक है। These costs are present even when the output is zero। अब ये लाइन को ना अंडरलाइन इतना करना बच्चों अपनी कॉपी में, इतना ज़्यादा अंडरलाइन करना कि ताकि आपको कॉपी खोलते ही इस लाइन को देखते ही मेरी आवाज़ याद रहे। तो क्योंकि इस लाइन से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स लिंक्ड आउट है, काफ़ी कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। ध्यान से सुनना, कान खोल लो। अगर सब लोग बोर हो गए, कितनी लंबी वीडियो है, और अगर आप लोगों को नींद आ रही है तो नींद से उठ जाओ बच्चों, जाग जाओ और इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुन लो। अंडरलाइन करो। अभी भी आपने हाइलाइटर नहीं निकाला अपने बैग से, निकालो हाइलाइटर, निकालो, नहीं है तो पेन से निकालो और इस लाइन को अंडरलाइन करो। दीज कॉस्ट मतलब कौन सी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आर प्रेजेंट इवन व्हेन द आउटपुट इज जीरो। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी तब भी होती है जब हमारा आउटपुट जीरो होता है। ये बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है क्योंकि और कोई भी कॉस्ट ऐसी नहीं होती जो तब भी प्रेजेंट हो जब हमारा आउटपुट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि फिर हम सपोज करते हैं, हमारा काम ही सपोज करना रह गया, हम दोबारा सपोज करते हैं कि हमारी बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग में आपने, एक बंदे ने ताला लगा दिया बिल्डिंग लेके और वो कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। एक बंदे ने अपनी कंपनी ली और उसमें वो 1000 यूनिट्स रोज प्रोड्यूस कर रहा है, और एक बंदे ने अपनी कंपनी ली या बिल्डिंग ली और उसमें 500 लेवल ऑफ प्रोडक्शन को, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। अब मुझे एक बात ध्यान से बताना बच्चों कि जो 1000 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई असर होगा? जो 500 कर रहा है उस पर होगा, या जो कर ही नहीं रहा, ताला लगा के उसने बंद कर दिया, उस पर होगा? किसी पे फिक्स्ड कॉस्ट का कोई असर नहीं होगा। क्यों? अगर उसने 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी वो तो उसके पास सदा रहेगी ना। 10 लाख की बिल्डिंग तो बिल्डिंग है, तुम प्रोड्यूस करो मत करो, ताला लगा दो, यूज़ ही मत करो, यूज़ करो, 1000 प्रोड्यूस करो, गुड्स 1000 करो, 1 लाख करो, कितने भी कर लो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं होता इस बात से। तो फिक्स्ड एक ओनली सिंपल एक यही ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें आपके प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं होता, चाहे आपका आउटपुट आप प्रोड्यूस करो या मत करो। सीधा सा उसका सिंपल सा रीज़न एक यही होता है
क्योंकि जो हमारे आउटपुट होते हैं वो हमारे वेरिएबल कॉस्ट, यानी जो हमारे अनफिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, हमारे करंट लाइबिलिटीज़ मान लो, करंट एसेट्स मान लो, उनके बेसिस पे चेंज होती है, ना कि हमारे फिक्स्ड कॉस्ट पे। फिक्स्ड का मतलब सिर्फ यही होता है हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, हमारे प्रोडक्शन को जनरेट करना, लेकिन उनका हमारा ये काम बिल्कुल नहीं होता कि वो हमारे आउटपुट पे कंसीडर करें। समझ गए? शायद बहुत ही ज़्यादा मैंने डीपली एक्सप्लेन कर दिया। फिक्स्ड कॉस्ट है तो इतना सही, आप इसे अपने नोटबुक में लिखना। और आपको क्या लग रहा है जितनी मैंने की है बकवास की है? बिल्कुल भी नहीं की। इसको और आप लिखने के लिए सोच रहे हो कि मैंने लिखूंगी कॉपी में ये लिखूंगा, बिल्कुल नहीं। ये डेफिनेशन आप लिखोगे, मेरी वाली डेफिनेशन, कम से कम 2 पेज लिखोगे उसके बाद जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, हर एक लाइन, हर एक वर्ड, ठीक है? अच्छा, अब रोने की क्या ज़रूरत है? रो तो मत, एटलीस्ट चुप हो जाओ। 2 पेज नहीं 1 पेज लिख लेना, लेकिन 1 पेज तो लिखना ही पड़ेगा जो मैंने आपको कहा है। ओके, एक और बात सुन लो, दीज कॉस्ट आर प्रेजेंट इन शॉर्ट रन बट डिसअपियर इन लॉन्ग रन। ये मैं आपको न्यूमेरिकली वैसे समझाती हूँ कैसे। सपोज करो ये आपका आउटपुट है 0 1 2 3 4 5। इसमें मैंने आपको अभी भी बताया था कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा हमारी सेम रहती है, थ्रू आउट द प्रोडक्शन सेम रहती है। जैसे 20 20 20 20 20 20 20 लिखते हैं। टीएफसी क्या होता है? टीएफसी हमारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। हमेशा टीएफसी हमारी 20 20 20 ही रहेगी। दिस विल नेवर चेंज, ये चेंज नहीं होएगी थ्रू आउट द प्रोडक्शन। क्यों? लास्ट लाइन का सर क्या है बच्चों? अभी तक अभी भी आपने अंडरलाइन नहीं किया ना लास्ट लाइन को? कर लिया तो ठीक है, इग्नोर करो जिन्होंने कर लिया, और नहीं किया तो कर लो इसे। तो आप मैंने कहा था ना इसका कोई असर नहीं होगा। देखो आ गया ना कि कोई असर नहीं होता, इसमें ये फिक्स ही रहता है थ्रू आउट द प्रोडक्शन। टीएफसी हमारी सेम रहती है। ओके, आगे देखते हैं। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था ये सेम रहती है, और टीएफसी का भी मैंने आपको मीनिंग बता दिया। टीएफसी मतलब होता है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब बात आती है इसे हम डायग्राम के वे में कैसे प्रेजेंट करेंगे। किसी भी इकोनॉमिक्स में किसी भी टर्म को, किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझने का यही मोटिव होता है। ये एग्जाम में आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, देन हाउ विल यू सॉल्व इट? सबसे पहले लिखोगे थ्योरी, फिर लिखोगे कोई इक्वेशन अगर होगी या फॉर्मूला, फिर बनाओगे टेबल, और फिर बनाओगे ग्राफ। ये सब आप करोगे तो आपका देख लेना कोई भी एक भी मार्क्स नहीं काट सकता। 6 on 6 मिलेगा अगर 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया तो आपको ये तो अब समझ आ गया होगा कि टीएफसी हमेशा हमारी फिक्स रहती है। आउटपुट जो हमारा कितना भी हो, या आउटपुट हम कहते हैं हमारा कोई भी हो। अब आपको इन्हें ग्राफ में प्लॉट करना है। नीचे लिख दो ना आउटपुट 0 1 2 3 4 5, और टीएफसी लिखो रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस में कर देना आउटपुट, वाई एक्सिस में कर देना आप अपना टीएफसी। है तो 20 20 20 20, तो आप क्या करोगे? 10 10 का गैप ले लो, 5 5 का ले लो, मतलब स्केल 5 10 15 20 ले लो, या 10 20 30 40 50 ले लो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। ये हमारी जो टेबल था, मैंने कहा था मैंने तो मतलब ये रिप्रेजेंट नहीं किया नंबर वाइज। आपको अगर करना है तो आप इसे नीचे आउटपुट लिखना एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में लिखना आप इसकी टीएफसी, और आप इसे रिप्रेजेंट कर देना 0 पे 20, 1 पे 20, 2 पे 20, 3 पे 20, 4 पे 20, 5 पे 20। अब इसमें क्या होगा, ये एक हमारी सीधी और फिक्स्ड लाइन आ जाएगी जो कि हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होएगी। दोबारा सुन लो, ये हमारी सीधी लाइन आ जाएगी जो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल होएगी। समझ गए इस बात को? अब होपफुली तो टीएफसी का आपको लेक्चर समझ आया होगा। लास्ट बार टीएफसी की सुनते जाओ। आज की वीडियो में इतना ही, रोना मत। फिर इसके बाद लास्ट बार टीएफसी की सुनते जाओ। कल मैं आगे वेरिएबल कॉस्ट या और कॉस्ट के बारे में पढ़ाऊंगी। टीएफसी हमारी ओवरहेड कॉस्ट भी कहलाती है। टीएफसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओवरहेड कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट। टीएफसी हमारी 3 नाम से जानी जाती है। पहले तो 4 नाम, पहला तो फिक्स्ड कॉस्ट या टीएफसी कह लो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक ही बात। दूसरी ओवरहेड कॉस्ट, और तीसरी
सप्लीमेंट्री कॉस्ट और चौथी अनअवॉइडेबल, वो कॉस्ट जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। वही बात है कि वेरिएबल तो आप कम बढ़ भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक ज़मीन तो चाहिए ही ना प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये चारों नाम से पहचाने जाते हैं। और ये बात ट्रस्ट करना, जब मैं टेस्ट दूंगी तो टेस्ट में मैं आपको TFC के नाम से नहीं दूंगी, मैं इन्हीं नामों से दूंगी, इनमें से किसी एक से, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आप लेक्चर को स्टार्ट करिए। यहाँ से आज हमने पढ़ा, जितना मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताया वो भी लिखना, ये सारी डेफिनेशन भी लिखना। एक बार मैं आपको दोबारा रिकैप करवा देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। ये लेक्चर 1 था, स्टार्टिंग से स्टार्ट करवाया। फिर ये थर्ड था हमारा, थर्ड मॉड्यूल, और ये हमारा फोर्थ मॉड्यूल था। आज हमने 4 मॉड्यूल्स कर लिए। करना, लिखना, कॉपी में लिखना। वेरिएबल कॉस्ट हम कल करेंगे। और फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लर्न करते रहिए, समझते रहिए। कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हो। और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, आप भी थक गए, मैं भी थक गई। तो चलो आज के वीडियो में इतना ख़त्म करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर कल एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स।